सूट पहने और हाथ में सिगरेट लिए वोंग हान ड्यूटी पर खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के पास जाता है और लाइट मांगता है। एक भारी भरकम गार्ड उसे लाइटर देता है। वोंग हान के फॉर्मल कपड़े देखकर गार्ड सोचता है कि वो इंटरव्यू के लिए आया है, पर वोंग हान मना कर देता है। जिज्ञासा से गार्ड पूछता है, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत आराम से वोंग हान बताता है कि वो एक डिलीवरी गाय है। ये सुनकर दोनों गार्ड जोर से हंस पड़ते हैं। उनमें से एक मजाक करता है, डिलीवरी गाय और सिक्योरिटी गार्ड्स तो उम्र भर के दुश्मन होते हैं। वोंग हान हल्का हंसता है, लेकिन फिर देखता है कि दोनों गार्ड्स अचानक गंभीर होकर सीधे खड़े हो गए हैं। वो पूछता है, क्या हो रहा है? अचानक गार्ड सख्त मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। एक दूसरे से कहता है, प्रेसिडेंट सू आ गई है। भारी भरकम गार्ड प्रशंसा से समझाता है कि प्रेसिडेंट सू कंपनी की सबसे सुंदर महिला है और उन्हें रोज देखना उसे काम करने की प्रेरणा देता है। वोंग हान उन पर हंसता है कि वे एक औरत के लिए इतना उत्साहित हो रहे हैं। नाराज गार्ड उसे कहता है, इतना ऊंचा मत बन, याद रख कि एक डिलीवरी गाय होकर तो हमसे बेहतर नहीं है। उसी समय एक शालीन सूकी वहां आती है। दोनों गार्ड जोश और सम्मान से उन्हें प्रेसिडेंट सू कहकर नमस्ते करते हैं। सूकी उनकी मेहनत को सराहती है और कहती है कि वो अपनी कार लेने जा रही है। जब सूकी अपनी लाल स्पोर्ट्स कार की ओर बढ़ती है तो भारी भरकम गार्ड बहुत खुश होता है और अपने साथी से शेखी मारता है कि प्रेसिडेंट सू ने उससे बात की। वोंग हान ये देखकर पूछता है, क्या इतनी बड़ी प्रतिक्रिया जरूरी है? गार्ड वोंग हान के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और सलाह देता है, डिलीवरी गाय होते हुए भी सपने देखना जरूरी है। तभी सूकी अपनी चमकदार लाल स्पोर्ट्स कार में उनके पास आकर रुकती है। ड्राइवर सीट से वो वोंग हान को देखकर कहती है, अंदर बैठो। वोंग हान एक मुस्कान के साथ गार्ड्स को अलविदा कहता है और उन्हें याद रखने और बाद में मिलने का वादा करता है। फिर वो लग्जरी कार की पैसेंजर सीट में बैठ जाता है। दोनों गार्ड्स बिल्कुल जमे रह जाते हैं। वे हैरानी से देखते रह जाते हैं कि जिस साधारण डिलीवरी गाय पर वे अभी तरस खा रहे थे, वही उनकी खूबसूरत और पहुंच से बाहर बॉस के साथ चला गया। ड्राइव करते समय वोंग हान सूकी के खुश चेहरे को देखकर कहता है, लगता है सब कुछ अच्छा हुआ। सूकी मानती है और बताती है कि ये उसकी दोस्त लिन सूफू की मदद से हुआ, जिसने न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के पीछे वाले रहस्यमयी बिग बॉस को ढूंढ लिया। वो आगे कहती है कि वो इस इंसान को सामने से धन्यवाद देना चाहती है। मजाक में वोंग हान कहता है, उसे जरूर धन्यवाद देना चाहिए। फिर वो विषय बदलते हुए बताता है कि उसने सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बात कर ली है और वे अगली सुबह उनका मैरिज रजिस्टर कर देंगे। सूकी शांति से योजना मान लेती है, लेकिन अपनी शर्तें रखती है। वो कहती है कि उसे केवल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए ताकि उनके बच्चे को पिता का नाम मिले और बच्चे के जन्म के बाद वो हर महीने 300 युआन देगी। चौंक कर वोंग हान पूछता है, क्या तुम मुझे पेड कंपेनियन बनाना चाहती हो? सूकी कहती है, तुम जो चाहो सोच सकते हो। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए वोंग हान हाथ बांध कर कहता है, अगर तुम सच में मुझे रखना चाहती हो तो 300 बहुत कम है। उसका जवाब सुनकर सूकी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है, ज्यादा मत बढ़ो, एक डिलीवरी गाय महीने में कितना कमा सकता है? 300 काफी है। गुस्से में वो एक्सेलरेटर पर जोर देती है और लाल स्पोर्ट्स कार शहर की सड़क पर तेज दौड़ने लगती है। जल्दी ही वे एक महंगे और आधुनिक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के गेट पर पहुंचते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद वोंग हान उतर के दरवाजे से टिककर सूकी को चढ़ाते हुए कहता है, लगता है तुम्हें रास्ता अच्छे से पता है और तुमने मेरे घर का रास्ता याद कर लिया है। परेशान होकर वो जवाब देती है, जीपीएस हो तो कहीं भी जाया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर चलते समय वोंग हान का फोन बजने लगता है। वो सूकी से कहता है, थोड़ा रुको, मुझे कॉल उठानी है। वोंग हान आराम से कॉल उठाकर बुल्ले आदमी से पूछता है, क्या हो रहा है? सामने वाला बताता है कि एक शिपमेंट को ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने पकड़ लिया है और उसे ये मामला संभालना होगा। वो ये भी बताता है कि समस्या हल करने के लिए एक कार्ड उसके दरवाजे पर छोड़ा गया है। वोंग हान आत्मविश्वास से मान लेता है और वादा करता है कि अगले दिन दोपहर तक सब ठीक कर देगा। फिर कॉलर अचानक विषय बदलता है और पूछता है, क्या तुम सच में शादी कर रहे हो? ये सुनकर वोंग हान चौंक जाता है और गुस्से में पूछता है, ये बात किसने बताई? बूढ़ा आदमी बताता है कि लिंकिंग यूनियन ने कहा है और आरोप लगाता है कि वोंग हान बिना इजाजत शादी करने की कोशिश कर रहा है। वो डांटते हुए पूछता है, इतनी अमीर लड़कियों को छोड़कर तुम सू परिवार की छोटी लड़की से क्यों शादी करना चाहते हो? वोंग हान माहौल शांत करने की कोशिश करता है और समझाने लगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी बीच में ही काट कर कहता है, कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। वो एक डरावनी खबर देता है कि उसकी बड़ी बहन अगले दिन खुद उससे सवाल करने आ रही है और उसे तैयार रहना चाहिए। ये सुनकर वोंग हान घबरा जाता है। वो विनती करता है, इतना सख्त मत बनो, क्या मैं उसकी मुलाकात से बच सकता हूं? लेकिन कॉल अचानक खत्म हो जाता है। गुस्से और तनाव में वोंग हान फोन काटता है और बड़बड़ाता है कि वो उस बूढ़े आदमी से बदला लेगा। उसकी बेचैनी देखकर सुकी पास आकर पूछती है, क्या हुआ? वोंग हान जल्दी से अपनी परेशानी छिपाता है और उसे आश्वस्त करता है कि कुछ नहीं हुआ। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अब घर चलने का समय है। दोनों उसके अपार्टमेंट तक लौटते हैं और मॉडर्न लिविंग रूम में प्रवेश करते हैं।
अंदर आते ही सुखी कॉफी टेबल पर रखा एक सफेद कार्ड देखकर पूछती है, ये क्या है? वॉन्ग हान सामान्य ढंग से बताता है, ये बस किसी और के लिए गिफ्ट कार्ड है। विषय बदलते हुए वो अपनी जैकेट उतारता है और कहता है, शायद तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाना बनाता हूं। सुखी चुपचाप मान जाती है। सुखी सोफे पर बैठती है और वॉन्ग हान की जैकेट पकड़े रहती है। उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्ट मुस्कान आती है, ये सोचते हुए कि घर पर घर संभालने वाला पति जिसकी मदद पत्नी करती है वाकई अच्छा लगता है। किचन की ओर जाते हुए वॉन्ग हान एप्रन पहनकर सुखी से कहता है, सोफे पर बैठो, मैं जल्द ही खाना तैयार कर दूंगा। सुखी उसे धन्यवाद देती है। किचन की ओर जाते हुए वॉन्ग हान मजाक में कहता है, अपनी वाइफ और चाइल्ड के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आखिर मैं घर संभालने वाला पति हूँ जिसकी मदद उसकी पत्नी करती है। ये सुनकर सुखी चुप हो जाती है और हल्की हंसी के साथ सोफे पर बैठ जाती है। अगले दिन दृश्य बदलकर जोंगिंग सिविल अफेयर्स ब्यूरो में आता है। वॉन्ग हान और सुखी इमारत से बाहर निकलते हैं। दोनों के हाथ में लाल मैरिज सर्टिफिकेट है। वॉन्ग हान गर्व से कहता है, अब से मैं आधिकारिक तौर पर एक मैरिड मैन हूँ। सुखी हंसते हुए छेड़ती है, आज का प्लान क्या है? क्या तुम खाना डिलीवर करने जा रहे हो? वॉन्ग हान मजाक में कहता है, अब जब मैं अच्छे कपड़े पहन चुका हूँ तो कुछ यंग लेडीज के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए। ये सुनकर सुखी परेशान हो जाती है। वो कहती है, तुम बिल्कुल होपलेस हो, और शिकायत करती है कि शादीशुदा होकर भी उसका गुस्सा वैसा ही है। वो नाराज होकर मुड़ती है और कहती है, जो चाहे करो। जैसे ही वो जाती है, वॉन्ग हान का मजाकिया चेहरा गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ जाते हैं। वो सोचता है, सबसे पहले मुझे वही काम पूरा करना है जो बूढ़े आदमी ने दिया था। उसका मिशन उसे एक बहुत ऊंची इमारत स्काई स्क्रेपर तक ले जाता है जो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का मुख्यालय है। वो विशाल इमारत के सामने खड़ा होकर पक्का करता है कि यही सही जगह है। वो समूह की शुरुआत के बारे में सोचता है, याद करता है कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी पहले एक लोकल गैंग थी जो अब दिखने में एक कानूनी कंपनी बन गई है, लेकिन वो जानता है कि वे अब भी गलत कामों जैसे डेड कलेक्शन और लोन शार्किंग में शामिल हैं। ठंडे और दृढ़ चेहरे के साथ वो तय करता है, अब मैं खुद देखूंगा कि उनकी असली ताकत कितनी है। वॉन्ग हान ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की शानदार लॉबी में एंटर करता है। रिसेप्शन डेस्क पर बैठे दो गुंडे जैसे आदमी उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि क्या काम है। जेब में हाथ डाले वॉन्ग हान कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो एक कर्ज वसूलने आया है। लंबे बालों वाला गुंडा गलत समझ लेता है। उसे लगा कि वॉन्ग हान कोई क्लाइंट है। वो कहता है कि वो बिल्कुल सही जगह आया है क्योंकि डेट कलेक्शन उनकी सर्विसेज में से एक है। वॉन्ग हान शांति से उसे ठीक करता है, साफ साफ कहता है कि वो बेल्डिल्यू नाम के आदमी से कर्ज वसूलने आया है। ये बात सुनकर दोनों आदमी गुस्से में भड़क जाते हैं। वो पूछते हैं, ये बेवकूफ है कौन? इसे पता भी है ये किसके इलाके में है? वो उस पर हमला करते हुए कहते हैं कि उसे मरने का शौक है। लंबे बालों वाला आदमी पहले एक जोरदार किक से हमला करता है, लेकिन वॉन्ग हान आसानी से बच जाता है। गुंडा अपनी ही रफ्तार में लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर जाता है। इससे पहले कि वो संभल पाता, वॉन्ग हान उसके चेहरे पर एक तेजी से किक मारता है। अपने साथी को नीचे पड़ा देख टकला गुंडा आगे बढ़ता है और एक पंच मारता है। उसका भी वही हाल होता है जब वॉन्ग हान की जोरदार किक उसे हवा में उड़ा देती है। दोनों आदमियों को लॉबी के फर्श पर हराने के बाद वॉन्ग हान होश में आए लंबे बालों वाले गुंडे के ऊपर खड़ा होता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो ठंडी आवाज में पूछता है, अब तुम मुझे बेल्डिल्यू के पास ले जाने के लिए तैयार हो? सीन एक शानदार ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का हेड बेल्डिल्यू आराम कर रहा था। लंबे पर्पल बालों वाली एक औरत उसके ऊपर झुकी हुई थी। वो बड़े नाज से उसके सीने से रेड वाइन की एक बूंद चाटती है। वो पूछता है, टेस्ट अच्छा है? और वो जवाब देती है, इसमें बहुत फ्लेवर है। एक अजीब सी मुस्कान के साथ बेल्डिल्यू उससे कहता है, अगर पसंद है तो और पी सकती हो, बाद में मैं तुम्हें तब तक पिलाऊंगा जब तक तुम्हारा पेट ना भर जाए। वो शर्माते हुए उसे नॉटी कहती है। उनका मोमेंट तब टूटता है जब ऑफिस का दरवाजा जोर से ढुलता है। वेन लॉन्ग नाम का एक टैटू वाला आदमी घबराहट में दौड़ता हुआ अंदर आता है और चिल्लाता है, कोई अंदर घुस आया है। इस इंटरप्शन से गुस्सा होकर बेल्डिल्यू वेन लॉन्ग पर चिल्लाता है, नॉक करना नहीं आता? देख नहीं सकता मैं बिजी हूं? वो गुस्से में कहता है, ये मेरा इलाका है, किसकी हिम्मत हुई यहां जबरदस्ती घुसने की? वेन लॉन्ग हकलाते हुए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, दरवाजे से एक बॉडी उड़ती हुई अंदर आती है। वो आदमी लॉबी की गुंडों में से एक बेल्डिल्यू के डेस्क के सामने जमीन पर जोर से गिरता है, जिससे बॉस और वो औरत स्टन रह जाते हैं। उसका शौक गुस्से में बदल जाता है। बेल्डिल्यू अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो जाता है और एक पिस्टल निकाल लेता है। वो उसे दरवाजे की तरफ पॉइंट करता है और चीखता है, किस कुत्ते की हिम्मत हुई मेरे इलाके में घुसने की? गुंडे के पीछे काली चीज दरवाजे से उड़ती हुई आती है। वो एक भारी अजीब सा कार्ड था जो आकर डेस्क में धंस जाता है। अभी भी पिस्टल पकड़े हुए वो उसे सावधानी से उठाता है। जैसे ही वो उस पर बने निशान को पहचानता है, उसका गुस्सा खौफ में बदल जाता है और वो चिल्लाता है, ये 10 ग्रेड एसोसिएशन का ब्लैक कार्ड है। फर्श पर पड़ा हुआ घायल गुंडा वेन लॉन्ग ऊपर देखकर कंफ्यूजन में पूछता है कि 10 ग्रेड एसोसिएशन क्या है, और उसे पता चलता है कि ये अंडरवर्ल्ड के 10 सबसे पावरफुल बॉसेस की एक खौफनाक ऑर्गेनाइजेशन है।
उसी वक्त वोंग हैन ऑफिस में कदम रखता है। वो नीचे देखते हुए कहता है, मुझे हैरानी है कि तुम लोगों ने इस एसोसिएशन के बारे में सुना भी है। वोंग हैन को देखते ही बॉल्डी के चेहरे का रंग उठ जाता है। वो चीखता है, 9th यंग मास्टर। आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि उसके लिए कौन आया है। शौक में वो अपना संतुलन खोते हुए पीछे की तरफ लड़खड़ाता है। वोंग हैन शांति से ऑफिस में आगे बढ़ते हुए कहता है, काफी इंप्रेसिव है कि किसी को अभी भी मेरा नाम याद है, जबकि मैं कई सालों से अंडरवर्ल्ड से बाहर हूं। बिना एक पल सोचे बॉल्डी ल्यू घुटनों के बल गिर जाता है। पूरी तरह से हार मानकर अपना सर झुका लेता है। वो पूछता है, 9th यंग मास्टर का मेरे लिए क्या हुक्म है?